जय हिंद और जोहार। देखिए आज हम लोग जेसीईआरटी के सिलेबस पर आधारित कक्षा 8 के इतिहास के पार्ट 2 व्यापार से साम्राज्य तक के पार्ट 2 को पढ़ेंगे। पार्ट 1 हमने पढ़ चुका है, तो इसमें हम लोग दक्षिण भारत में मैसूर युद्ध के साथ शुरुआत करेंगे कि दक्षिण भारत में जो मैसूर युद्ध हुआ था अंग्रेज़ों के बीच, उनके क्या कारण थे। देखिए दक्षिण भारत में जो मैसूर है वह समुद्र इलाका हुआ करता था। देखिए मैसूर जो है इस क्षेत्र में हुआ करता था और अंग्रेज़ों को व्यापार करने के लिए इस क्षेत्र से गुजरना पड़ता था। तो मैसूर के जो राजा थे हैदर अली, वह काफ़ी परेशानी खड़ा कर रहे थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, जिसके कारण युद्ध होता है। और जो मैसूर के राजा थे हैदर अली, वो भी अपने आप में सशक्त थे और अंग्रेज़ों को लोहा लेने के लिए वह फ्रांसीसियों का मदद ले रहे थे, उनके साथ सैनिक अभ्यास कर रहे थे और फ्रांसीसी तथा इटली में वह अपना राजदूत भेज चुके थे अपनी मदद के लिए। तो इसी के बीच होता क्या है कि इसमें लगभग 4 युद्ध होते हैं। आंग्ल अ, आंग्ल आंग्ल मैसूर युद्ध प्रथम और द्वितीय जो है टीपू सुल्तान के पिता लड़ते हैं। और तृतीय आंग्ल मैसूर तृतीय युद्ध और आंग्ल मैसूर चतुर्थ युद्ध जो है टीपू सुल्तान के साथ होता है। हालांकि आंग्ल तृतीय मैसूर युद्ध में जो है टीपू सुल्तान को काफ़ी कमज़ोर कर दिया जा चुका होता है और आंग्ल चतुर्थ युद्ध में अंग्रेज़ जो है उन पर सैनिक कार्रवाई करके उनके राज्य पाट को ख़त्म कर देते हैं और उनके जगह दूसरे शासक को बैठा देते हैं। तो इसी के साथ जो है मैसूर युद्ध समाप्त हो जाता है, क्योंकि अंग्रेज़ों को यह भनक लग गया था कि टीपू सुल्तान जो है वह फ्रांस तथा इटली से मदद मांग रहे हैं, वहाँ अपना राजदूत भेज चुके हैं। इसके बाद आगे हम लोग मराठा के साथ संघर्ष के बारे में पढ़ेंगे। मराठों के साथ भी संघर्ष अंग्रेज़ों का रहा है लंबे समय तक, क्योंकि मराठा जो है वह भी, अगर आप मराठा साम्राज्य के नक्शा को देखेंगे तो मराठा इस तरफ होता था और वह मराठा जो है धीरे धीरे अपने आप को विस्तार करता ही जा रहा था। तो मराठों के साथ टोटल 3 युद्ध होते हैं, जिसमें प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है वह 1782 में होती है, जिसमें सालाबाई संधि के साथ मराठा का प्रथम युद्ध खत्म होता है। दूसरा युद्ध जो है वह मराठा का 1803 से 1805 के बीच होता है, जिसमें दिल्ली व आगरा के कई भूभाग पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो जाता है। हम आपको पहले बता चुके हैं कि जो मराठा है वह धीरे धीरे अपना राज्य विस्तार कर चुका था और मराठा जो है दिल्ली तक अपना लगभग साम्राज्य को बढ़ा चुका था। तो इसी के बीच जब उन्हें दूसरा युद्ध मराठा युद्ध आंग्ल मराठा युद्ध का सामना करना पड़ा, तो जो आगरा और दिल्ली के भूभाग पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया। उसी के बाद आगे तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, जिसमें जो है अंग्रेज़ों द्वारा मराठा को पूरी तरह कमज़ोर कर दिया गया और उसे विभिन्न राज्यों में बांट दिया गया, जिसमें सिंधिया नाना फडणवीस जिसमें जो है उन्हें विभिन्न राज्यों में बांट दिया गया, जिसमें महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस 2 प्रसिद्ध मराठा योद्धा भी शासक सामने आए उस युद्ध में लड़ते हुए। इसी के साथ जो है मराठा युद्ध भी समाप्त हो जाता है और मराठा भी कमज़ोर हो जाता है। इसके बाद आता है सर्वोच्चता का दावा। इसमें जो सर्वोच्चता का दावा कहा गया है, इसमें होता क्या है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है सबसे पहले व्यापार करने के मकसद से भारत आती है, लेकिन यहाँ के रीति और यहाँ के शासन प्रशासन को देखते हुए वह अपने आप को मजबूत करती है और यहाँ यह देश को इसे एक औपनिवेशिक देश बना लेते हैं अंग्रेज के द्वारा। तो उससे पहले लॉर्ड मिंटो के बाद जब वह लॉर्ड हेस्टिंग्स भारत आए, तो वह अपने आप को गवर्नर जनरल बन के आए। कब? 1813 में। उससे पहले होता क्या था कि जितना भी काम होता था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो वे अपने आप को प्रमुख नहीं मानते थे, वे अपने आप को सर्वोच्च नहीं मानते थे, बल्कि उस समय तक मुगल साम्राज्य के जो राजा होते थे उन्हीं को सर्वोच्च माना जाता है। जैसे अभी होता क्या है
कि अभी जो है सर्वोच्च, भारत में लोकतांत्रिक देश है तो सर्वोच्च सर्वे सर्वा सबसे पहले राष्ट्रपति को माना जाता है, लेकिन काम जो है कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री करते हैं, उन्हीं की जिम्मेवारी होती है। तो उस समय भी कुछ वैसे ही चल रहा था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो है पूरा काम कर रही थी, और नाम मात्र के सिर्फ जो है मुगल सम्राट को औपचारिक रूप से सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। लेकिन वारेन हस्टिंगस के आने के बाद उनका वह सर्वोच्च पन भी, सर्वोच्चता का जो पद था उसे भी हटा दिया, और वारेन हस्टिंगस अपने आप को सबसे सर्वश्रेष्ठ मानने लगे। इस पूरे देश का जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था, जिसके थ्रू देश का शासन होता था, तो उसमें वह अपने आप को सर्वोच्च मानने लगे। भारतीय गवर्नर जनरल के रूप में वह आए, और इससे हुआ क्या कि वह राजनीतिक श्रेष्ठता को अपने आप को मान बैठे, और वह धीरे धीरे जो है साम्राज्य का विस्तार करने लगे, और जो भी छोटे मोटे प्रांत थे उसको अपने अंदर में विलय करने लगे, और जो उनके साथ नहीं आता था उनके साथ युद्ध होने लगा। और उसी में बहुत सारे युद्ध हुए, जैसे सिंध पर विजय हुआ, भारत अफगानिस्तान पे हुआ, पंजाब में रंजीत सिंह जो है वह काफ़ी ज़्यादा विद्रोह कर रहे थे, तो उसमें भी यही हुआ कि पंजाब के जो रंजीत सिंह से वह विद्रोह तो किए, लेकिन वह लंबे समय तक टिक नहीं पाए, और अंततः 1849 ईस्वी को अंग्रेजों ने पंजाब पर अपना अधिकार जता लिया। अब इसके आगे जो है विलय का सिद्धांत, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। विलय मतलब हम अभी बात कर रहे हैं कि विलय वही जो वारेन हस्टिंगस ने आगे साम्राज्य बढ़ाने के लिए विलय करना शुरू किया था। उसी के बाद जब होता क्या है कि वारेन हस्टिंगस चले जाते हैं, उसके बाद नए गवर्नर जनरल आते हैं ब्रिटेन से, उसका नाम होता है लॉर्ड डोलहौजी। तो ये डायरेक्ट किसी को विलय नहीं करते थे, एक संधि बना करके, एक ट्रीटी बनाकर राज्यों को हड़पना शुरू किए, विलय करना शुरू किए, जिसे कहा गया हड़प की नीति। इसमें इसकी सहायता से जो है सर्वप्रथम सतारा को 1848 में, सबलपुर को 1849 में, और उदयपुर धर्म जयगढ़ छत्तीसगढ़ 1892 में, नागपुर 1854 में, और झांसी को ये भी इन्होंने अपना अधिकार में जता लिया। और अपना अधिकार में लेने के बाद उन्होंने कहा कि इसमें कोई नर वारिस नहीं है, इसलिए यह अधिकार क्षेत्र जो है वह अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में चले जाएंगे। और जहाँ जहाँ वैसे नर शासक भी थे, वहाँ इन्होंने यह तर्क दिया, यह बहाना बनाना शुरू किया कि जो है यहाँ का शासक बढ़िया नहीं है, कुशासक है, बढ़िया से राज्यपाट नहीं चला पाता है, इसलिए इसे भी हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लेते हैं, जिसके वजह से ही है काफ़ी राजाओं में और यहाँ के जनता में असंतोष दिखा, और 1857 की युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो गई। अब नए शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। हम बता दें कि सर्वोच्चता का अधिकार अपने आप को ले लिए थे कौन? वारेन हेस्टिंगस, जब गवर्नर जनरल बन के आए थे तब। तो जब वारेन हेस्टिंगस अपने आप को उच्च मानने लगे थे, मुगल साम्राज्य के राजा को वह उच्च औपचारिक रूप से मानते थे, लेकिन उन्हें भी हटाने के बाद जब अपने आप को वह सबसे उच्च मानने लगे थे, तो होता क्या है कि वह अपने हिसाब से फिर राज्यपाट की शासन व्यवस्था बनाना शुरू कर दिए। और इसी के दौरान में उस समय तक जब तक वे ब्रिटेन से इंग्लैंड में आए वारेन हेस्टिंगस 1773 में, तब तक बंगाल जो है बम्बई, मद्रास और बंगाल को अपने कब्जे में कर लिए थे। यानी कि इस क्षेत्र का बंगाल, इधर का बम्बई और इधर का मद्रास क्षेत्र को वो अपने में कब्जे में कर लिए थे। तो इसी के अनुसार वे शासन व्यवस्था भी बनाए रखना चाहते थे। तो वे शासन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रत्येक को सभी राज्यों में जिला बांट दिया गया, और जिले के आधार पर एक कलेक्टर की नियुक्ति की गई। कलेक्टर जो है वह सारा कार्यभार देखता था, और कलेक्टर का मुख्य काम था कि वहाँ से टैक्स को लेना, और प्रशासनिक कार्य में न्याय जैसी व्यवस्था भी थी। जो न्याय होता था वह भी कलेक्टर के अधीन ही होता था। जितने भी उस जिला के अंतर्गत में कार्रवाई होती थी वह
कलेक्टर के अंदर ही होती थी। और उसी के समय जब वारेन हेस्टिंगस आए थे, उसी समय 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया। और जब ज़्यादा विवाद सामने आ जाता था तो वह जो है विवाद सर्वोच्च न्यायालय जाया करता था, अन्यथा छोटी मोटी विवाद के लिए डीसी जो है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जिसे अब बोला जाता है, वही सॉर्ट आउट करते थे। और उनका मुख्य लक्ष्य था जिला से जो है टैक्स को वसूल करना। अब इसके लिए उनका साथ देती थी पुलिस, और पुलिस अधीक्षक भी बनाया गया था जिला स्तर पर, और पुलिसों को रखा गया था, सेना को रखा गया था। इसके आगे हम बात करेंगे कि कंपनी की सेना। कंपनी जो है मुगल सेना की ताकत घुड़सवार और पैदल पैदल थी, और वे उसके लिए प्रशिक्षण भी देते थे। लेकिन अंग्रेज़ों के समय में जो है घुड़सवार को कम करके पैदल सेना ज़्यादा थी, और वे अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान, आपको पता होगा कि भारत के इस ओर पाकिस्तान है और इसके ठीक बगल में अफ़गानिस्तान है, तो अफ़गानिस्तान तक अपना साम्राज्य विस्तार कर चुके थे। और कहीं ना कहीं यह सीमा उस समय यूएसएसआर यानी रूस से टच करता था, क्योंकि रूस जो है पहले यूएसएसआर था, और उसमें लगभग अभी जो 15 राज्य टूटे हैं, 15 देश टूटे हैं, वह सभी देश रूस का ही हिस्सा हुआ करता था। तो यह कहीं ना कहीं भारत के कुछ हिस्सों पर टच करता था। तो इसके लिए उन्हें सेना चाहिए थी, और सेना को जो है सेना को वह लगातार भर्ती कराते रहते थे। लेकिन होता क्या था कि सेना में भी कुछ असंतोष की भावना इसलिए आ गई क्योंकि कंपनी जो है अपनी लाभ के लिए सैनिकों के साथ जो उनके व्यवहार होते हैं, उनके संस्कार होते हैं, उनके साथ भी वह कभी कभी छल करना, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने शुरू कर दिए थे, जिसकी वजह से भी आगे चलकर 1857 के युद्ध में सेना भाग लेती है। इसी के आगे इसमें बात बताया गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपना उपनिवेश तो भारत को बना लिया था, और उस समय धीरे धीरे भाप के इंजन का खोज हो चुका था। तो अब जहाज में आने जाने के लिए जो समय लगता था वह भी अब कम होने लगा, क्योंकि भाप का इंजन का प्रयोग होने लगा उस जहाज में। तो जो 6 से 8 महीना समय लगता था ब्रिटेन से भारत आने में, तो वह अब समय सिर्फ 2 से 3 सप्ताह लगना शुरू हो गया। तो इससे व्यापार भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होने लगी, और यहाँ के सामानें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ब्रिटेन भी जाने लगे। वहाँ के लोग अब आते थे तो वह अपने पूरे परिवार के साथ धीरे धीरे यहाँ आने लगे। और उसके बाद आगे बताया गया है कि 1857 के आते आते जो है वह भारत पर पूरी तरह कब्जा कर चुके थे। लगभग कितना 63% भूभाग पर और 78% आबादी पर वह कब्जा कर चुके थे। बाकी जो बचा था वह भी कहीं ना कहीं डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से उन्हीं का कब्जा था। जैसे छोटे मोटे जो रियायतें होती थी, राजा व जमींदार होते थे, वह भी कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों के इशारे पे ही नाचते थे। तो इस तरह से जो है भारत पर पूरी तरह से अंग्रेज़ों का ही नियंत्रण था। आगे इसमें बताया गया है कि झारखंड में जो है कंपनी का प्रवेश कब होता है। तो झारखंड जो है आप लोगों को बता दें कि झारखंड इस क्षेत्र में आता है, और इस क्षेत्र में कंपनी का प्रवेश कब हुआ, जब बंगाल जो है, बंगाल पर 1757 में पलासी का युद्ध होता है। उस समय बंगाल उनके कब्जे में आ जाता है, और 1764 में जब बक्सर का युद्ध होता है तो जो है पूरे भारत पर लगभग उनका व्यापारिक कब्जा हो जाता है। तो जब व्यापारिक कब्जा हो जाता है और बंगाल पे भी पूरी तरह से कब्जा हो जाती है, तो उस समय झारखंड भी जो है वह बंगाल का ही हिस्सा हुआ करता था। तो अंग्रेज़ों को टैक्स चाहिए थी, और टैक्स के लिए वो अंग्रेज़ जो हैं बंगाल के रास्ते वह झारखंड के सिंहभूम की ओर से प्रवेश करते हैं। कहाँ? तो झारखंड में। और वहाँ पे घुसते ही झारखंड में उस समय सिंहभूम को मानभूम के नाम से जाना जाता था, और उस समय विद्रोह होता है ढाल विद्रोह। कहाँ?
झारखंड के सिंहभूम में अंग्रेजों के साथ पहला सामना जो होता है जगन्नाथ ढाल से होता है, जिन्हें आगे चलकर ढाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। हालांकि इस युद्ध में अंग्रेजों की ही जीत होती है और 1793 में जो होता है अस्थाई बंदोबस्ती झारखंड में लागू कर दी जाती है और ये यहाँ सख्ती से दमन चक्र यानी दमन होना शुरू हो जाता है यहाँ के मूलवासी आदिवासियों का। हालांकि यहाँ की आदिवासी और मूलवासी हमेशा से ही अंग्रेजों के विरुद्ध खिलाफ आवाज़ उठाते रहे हैं और संघर्ष करते रहे हैं और अंततः इसी के साथ जो है यह पूरा पाठ समाप्त होता है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय झारखंड। बढ़िया लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।